वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा फॉर और लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनईबी का 2023 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि भाई केमिकल बॉन्डिंग एंड आपका दूसरा यूनिट एलिमेंट्स वाला है आपके सिलेबस में। सो केमिकल बॉन्डिंग की प्रॉपरली वन शॉर्ट्स जो है वो 4 वीडियोस बहुत डेप्थ में पीवाईक्यूज डिस्कस कर रखे हैं। उससे बाहर मैक्सिमम, मतलब उससे बाहर नहीं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और उससे बाहर मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे। बट अगर आपने वो कर ली तो आपको जरूर मजा आएगा। इसमें भी जो एक्सप्लेन करूंगा मैं लेक्चर में चीज है वो उसी की स्लाइड से मैंने कहीं ना कहीं पिकअप करी है, ठीक है जी। तो उस लेक्चर्स को जरूर जाके देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। लाइफ साइंस वाले हों, फिजिकल साइंस वाले हो, उनके लिए भी वीडियोस बना रखी है तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पर आपको थोड़ी सी बतानी है कि केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन वाला सब मानते हैं इस बात को। बाकी जो एलिमेंट्स वाला है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसमें काफी ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं। एंड ऑब्वियसली याद करने वाला मतलब समझाना नहीं है। एंड एक मेरी भी लिमिटेशन ये है कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का हूँ, जैसे कि काफी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आई जस्ट स्टडीड अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला यूनिट, तो मुझे वही अच्छे से आता है। मैंने वो अपने ऐसा जब भी पढ़ा नहीं। सो उसके लिए मैंने क्या करा है, मतलब एग्जैक्टली मैं उसको आंसर को सॉल्व नहीं कर सकता ना, मुझे अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आते। सो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड देयर आंसर, कि किसी तरीके से उनके आंसर्स अलग अलग सोर्सेज से, कहीं काफी ज्यादा पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा, कुछ गूगल पे से मैंने उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करे हैं। जितना मुझसे हो सका मैंने उनके लिए करा है, पूरी कोशिश करिए। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में कोई कमी आपको नहीं लगेगी अगर आप और वो 4 वीडियोस देख लेंगे जो पहले ही अपलोडेड है। फिर आप ये पेपर केमिकल बॉन्डिंग का आपसे एक आध सवाल भी गलत नहीं होगा, इतना मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो आप 2023 का देखिए, 2024 का भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग कोऑपरेट करेंगे थोड़ा सा, कि यार जो है वो इसमें थोड़ी सी एक लिमिटेशन है, बिकॉज मतलब पढ़ा ही नहीं ना। तो एंड में अभी इनिशियली हम स्टार्टिंग में क्या डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग के कर लेंगे। फिर एट द एंड सारे जो बेसिकली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला केमिकल बॉन्डिंग है, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम वाला है, ठीक है। तो उसको आप क्या, मैं क्या करूंगा, एंड में सारे बायोलॉजिकल सिस्टम वाले मैंने ले लिए, मतलब स्टार्टिंग में आपका सिर्फ बॉन्डिंग बॉन्डिंग चलेगा, एंड में आपका बायोलॉजिकल सिस्टम वाले चलेगा। तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स वगैरह जिस हिसाब से भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही एक थोड़ी सी मुझे आपको डिटेल देनी थी कि आपको इस तरीके से इस पेपर को सेम एज इट इज 2024 में भी करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। बट हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, बस एग्जाम आने ही वाला है आपका। और जैसा भी वो बताइए क्या तरीके करें, फीडबैक देंगे तो आगे ऑप्टिमाइजेशन जरूर मिलेगा आपको कंटेंट में। और ज्यादा से ज्यादा बस मैं ये बोलूंगा, शेयर करते रहिए प्लीज। यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर पे। ड्रॉ बॉर्न हेबर साइकिल एंड कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, हीट ऑफ सब्लिमेशन सोडियम की, डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की, आयनाइजेशन एनर्जी एफिनिटी, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। आपसे लैटिस एनर्जी पूछिए। तो थोड़ा सा अगर क्विकली इसका रिकैप करें तो आप सभी को पता होगा, आपके पास सोडियम है दैट इज N है, उसको आप रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन गैस से तो आपको मिल जाएगा NaCl, और हाफ होना चाहिए यहाँ पर इन ऑर्डर टू बैलेंस, ठीक है। हाँ, क्लोरीन जो है वो गैस होती है। तो जिन जिन प्रोसेस से आपको होते हुए जाते हैं, आपको कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे आप डायरेक्टली सोडियम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो आपको उसको गैस में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो आप सबसे पहले उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है बॉर्न हेबर साइकिल को, तो आप जाके उसमें देखिए, क्या बोलते हैं आपका जो, आपको मैं आई टैप पे भी वैसे डलवा दिया होगा, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा मैं कि आप आई टैप पर जो है वो देख सकते हैं। एंड आपकी लिंक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग की। उसके में 2-3 पार्ट पूरे अपलोडेड है डिटेल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के ही करें। बेसिकली 4 पार्ट आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। तो Na सॉलिड से Na गैस बना तो सब्लिमेशन एनर्जी। अब यहाँ से आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसकी आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर आप देखेंगे हाफ Cl2 है, क्योंकि एक क्लोरीन में कितने Cl, सर एक क्लोरीन में कितने Cl, कैसा क्वेश्चन है मेरा, मतलब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने Cl एटम, 2 एटम्स होते हैं। तो हाफ होगा तो मेरे पास एक ही एटम आ जाएगा। तो एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी में अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ तो मुझे कितने Cl मिल रहे हैं, मुझे 2 Cl मिल रहे हैं, नहीं हाँ सर। तो इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी को मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आधा ही क्लोरीन चाहिए। मुझे मान लीजिए 100 जूल एनर्जी में 2 Cl मिल रहे हैं, पर मुझे तो एक चाहिए। तो एक के लिए बताइए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, सर 50 जूल मान लेंगे, हम आधा कर देंगे। तो वही होता है यहाँ पर भी, हम जो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे Cl गैस है। वैसे ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बिकॉज टाइम का यहाँ पे थोड़ा कमी है, बाकी जो है आपको लेक्चर में प्रॉपरली डिटेल में मिल जाएगा। अब क्लोरीन में मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा, क्यों डालूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली Cl नेगेटिव बनाना है। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एट द एंड क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फाइनली बना लेंगे आपका NaCl। और यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलेंगे यू नॉट या फिर लैटिस एनर्जी। यू नॉट लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो भी एनर्जी आपकी जो है समझ लीजिए रिलीज हो जब कोई भी एक आयनिक कंपाउंड बना। क्यों होती है ये एनर्जी रिलीज, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर बनी है
और Cl के बीच में। अब यहाँ पे अगर मुझे फाइनल निकालना है, दैट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है यहाँ पर, डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला 381.8 बराबर सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है 108, सभी को ऐड कर दीजिए, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, आयनाइजेशन है 495.2, प्लस क्या है फिर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दे रखी है 243, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 243 को। देन मुझे क्या ऐड करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी दे रखी है माइनस का 348.3 और प्लस कर दूं मैं यू नॉट लिख दूं या यू नॉट या फिर एक्स, कैलकुलेटर सभी के पास होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर को मार्क कर दिए। इसी से रिलेटेड सेम सवाल आपका जो है वो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करा था, जहां पे केएफ के बारे में डिस्कस करा था। आप देखिए आपके 2023 के पेपर में आपको मिला है NaCl का, 2024 में आपके पास आया सीजियम क्लोराइड का, हो सकता है आपको KF या MgF2 मिल सकता है, तो तैयारी करके जाइएगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स की। बाकी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस, नॉट स्ट्रक्चर बेसिकली इन बॉर्न हेबर साइकिल्स की, तो आपको वैसे तो हमने डिस्कस कर रखा है डिटेल में अपने लेक्चर में। तो क्या हुआ वही के सॉलिड से के गैस, फिर आयनाइजेशन करी, फिर सेम यहाँ पर जो एकदम सेम उसी का फॉर्मेट है, लैटिस एनर्जी को यहाँ पर डिटेल में बताया था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई हाइड्रोजन इज नोन व्हाइल He2 इज नॉट, डिस्कस कर रखा है ये सवाल भी अपने उसी लेक्चर में, जहां पर हमने बात कर दी क्या वाई हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन क्यों करता है, सबसे पहले उसकी बात करें तो हाइड्रोजन एटम है, फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं क्या सिग्मा 1s2 लिख दूं सिर्फ, हाँ सर बिल्कुल लिख दीजिए, क्योंकि इसका 1s एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आप बेसिकली सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, तो 1s2 जो है वो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा और सिग्मा स्टार में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाइए, तो आपको पता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 बराबर आ जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, यही मतलब हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, यही मतलब हुआ। बट अगर आप हीलियम में देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपका 1s2 है टोटल एक हीलियम का, तो 2 हीलियम मिलके आपका एक 1s का बॉन्डिंग, एक 1s का एंटी बॉन्डिंग बना लेंगे, तो आपके सामने हो जाएगा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 और आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या ये चीज सबको समझ में आई? अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक हीलियम और दूसरे हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नाम की चीज नहीं है। तो अगर बॉन्ड नाम की चीज नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल हो सकता है? नहीं सर, बन ही नहीं सकता मॉलिक्यूल। तो दैट्स व्हाई वी विल से कि He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाइल हाइड्रोजन करता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड एंगल, जो लेक्चर में अगेन डिस्कस कर रखा था, VSEPR वाले पार्ट में कर रहा था कि बॉन्ड एंगल NH3 का क्या होता है, H2 का क्या होता है। इससे पहले डिटेल में हमने सारे स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे थे, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे अगर आपने वो लेक्चर देख लिया जिसमें VSEPR कराई गई थी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई उसको सेपरेटली कराएं, उसके क्वेश्चंस कराएं और क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्वेश्चंस के अलावा भी आपको बहुत जबरदस्त क्वालिटी से आपको समझाया है एक एक कंसेप्ट को। सो आई होप आप उसको जरूर जाके देखिएगा। अब यहाँ बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल वाटर का दे रखा है 104.5, बॉन्ड एंगल अमोनिया का दे रखा है एन आपको 107। तो आप सिंपल सा बोलेंगे भाई दोनों की हाइब्रिडाइजेशन आप सबसे पहले बता दीजिएगा, sp3 है, इसकी भी sp3 है, एक जो है वो इनकी जो ज्योमेट्री है दैट शुड बी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और होती भी है। बट क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2 NH3 है, NH3 में एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर बाकी सारे बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, एक ही लोन पेयर बाकी सारे बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है, आंसर कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल आएगा। बट इन दिस केस आप लिखेंगे यहाँ पर आपके जो है वो 2 लोन पेयर जो है वो बाकी सारे 2 बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है, जिससे क्या होगा ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन। यहाँ पर आप देखिए एक लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, एक लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, एक लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, बट एक बॉन्ड पेयर इसको रिपेल, ये बॉन्ड पेयर इसको, ये बॉन्ड पेयर इसको, बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा एक लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला लोन पेयर इसको कर रहा है। अगर आप मान लीजिए एक सपोज कर लीजिए, सपोज मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया ऐसे, तो ये क्या है बॉन्ड पेयर है। अगर ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, सुनिएगा बात को, एक केस में बोल रहा हूँ ऐसी हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर और इसको रिपेल कर रहा है, एक रिपल्जन ये कोई, दूसरी रिपल्जन क्या है, दूसरी रिपल्जन ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो रिपेल कर रहा है, इसको बताइए कौन ज्यादा होगी सर, ऑब्वियसली लोन पेयर वाली रिपल्जन ज्यादा होगी, लोन पेयर जो है वो ज्यादा रिपेल करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई अगर रिपल्जन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल छोटा पड़ा सर, ऑब्वियसली अगर रिपल्जन ज्यादा है तो हमारे पास बॉन्ड्स पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही बॉन्ड्स पास पास आएंगी तो क्या होगा सर, जैसे ही बॉन्ड्स पास पास आएंगी वैसे ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो इस पूरी कहानी को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा।
तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि H2O में ये बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, यहाँ पे भी ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है ना, दैट इज एक्सट्रीम खतरनाक। सो दैट्स व्हाई आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा कितना, 104 इन वाटर, वाइल अमोनिया में इतना। आई होप ये इजीली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये दो बार थे, 2.5 नंबर के थे, आराम से आपके समझ में आ गए। राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बढ़िया थ्योरी है, इसके पोस्टुलेट्स हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि एक बार पहले आ चुका है, मतलब 2023 2024 से पहले एक बार ये सवाल आ चुका है, तो वहां पर हमने देखा था क्या होते हैं वीएसीपीआर के पोस्टुलेट। तो ये अपना दूसरा सवाल है, उसका पहला पार्ट। तो आइए उसी का कटआउट उठा लिया है मैंने, जेडीली बुक से ये लिया था। क्या होता है यहाँ पे आप देखिए, ये बोलती है वीएसीपीआर की आपका जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो डिटरमाइन किया जाता है रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। कि आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दैट कुड बी इलेक्ट्रॉन पेयर, सबको पता है इलेक्ट्रॉन है, उसके पेयर मतलब दो जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, अगर थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जो है वो मिलके आपस में कुछ ना कुछ, जैसे कि इनका कहने का ये मतलब है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपके पास दो पेयर्स आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो ये इनका कहने का मतलब है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपके वैलेंस शेल में, जैसे आपको पता है बॉन्ड पेयर क्या होता है, आपके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम से। लोन पेयर क्या होता है, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, वो आपका जो हो जाता है लोन पेयर। तो ये पहला इसका पॉइंट कहता है। फिर ये बोलते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज्यादा स्पेस लेता है राउंड द सेंट्रल एटम देन अ बॉन्ड पेयर। यस सर, बिल्कुल पता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक अपना होता है, एक दूसरे का होता है, तो आपके पास स्पेस ज्यादा होती है। बट लोन पेयर में एक ही बंदे का दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पे जो है वो ज्यादा जगह घेरते हैं, रिपल्जन ज्यादा होती है, ये सारी चीजें होती है। Since the lone pair attracted to one nucleus while the bond pair is shared between two nuclei। भाई गहरी बात है। आपका जो लोन पेयर है ना, जैसे ऑक्सीजन पर लोन पेयर है मान लीजिए, तो ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताइए ऑक्सीजन के जो दो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या हो रहा होगा सर, उसको जो है वो जो भी ऑक्सीजन के अंदर न्यूक्लियस होगा उसमें जो प्रोटॉन्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे, सही बात है। अब आप बॉन्ड बना लीजिए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, अब क्या होगा सर, बॉन्ड के बीच में चलेगा हाइड्रोजन, बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर कहीं ना, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आपको जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे यहाँ के। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, और आपके हाइड्रोजन में भी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो भी कर रहा होगा अट्रैक्ट। तो ये कह रहे हैं ये लोग कि भाई आपका जो बॉन्ड पेयर है ना, उसमें दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो इस वजह से आपकी रिपल्जन कहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो अट्रैक्टिव ज्यादा है, और जो लोन पेयर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आपकी रिपल्जन ज्यादा हो जाती है इन केस ऑफ लोन पेयर, ग्रेटर देन repulsion between a lone pair and bond pair which is turn greater than the repulsion between two bond pair। तो वही ये बोल रहा है कि यार आपकी जो लोन पेयर रिपल्जन है वो सबसे ज्यादा है, देन आपकी आएगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, देन आपकी सबसे कम बच्चों वाली बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ये इसका कहने का मतलब है। इसी से अब आपके जो बॉन्ड एंगल्स वगैरह डिस्टॉर्शन इन शेप आ जाती है, जैसे जस्ट अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले ही अमोनिया और वाटर के बारे में, तो वहीं से ये आपका आ जाता है। तो इफ द बॉन्ड एंगल बिटवीन, आप देख सकते हैं लोन पेयर सेंट्रल एटम इंक्रीज, इट फॉलोज द एक्चुअल बॉन्ड एंगल बिटवीन द एटम्स डिक्रीज। कहने का मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं अमोनिया का ही एग्जांपल ले लूं, नेक्स्ट पेज है, हाँ पीछे ले लूंगा, अमोनिया का ही जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, आप समझ लीजिए यार, ऊपर में बोल रहा हूँ। सो दे आर सेइंग, जैसे एक अमोनिया का एग्जांपल ले लिया, एंड क्या स्टेटमेंट एक बार देखिए, इन्होंने बोला है कि इफ द एंगल बिटवीन लोन पेयर सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर इज इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लोन पेयर है, मान लीजिए ये लोन पेयर इसको ज्यादा रिपेल कर रहा है, किसको, इस बॉन्ड पेयर, तो ये क्या होगा भाई, ये जो है हमारे पास इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ऐसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ के, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। तो मुझे बताइए लोन पेयर ये रहा, सेंट्रल एटम ये रहा, बॉन्ड पेयर ये रहा, क्या ये एंगल बढ़ गया, हाँ सर बढ़ गया। अगर ये एंगल बढ़ गया तो क्या ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो गया, एक्चुअल बॉन्ड एंगल दैट इज एन एच एच बॉन्ड कम हो गया, आपका जो एच एन एन बॉन्ड है क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर लोन पेयर आपका, या फिर ये वाला जो थीटा है दैट इज लोन पेयर, एल लिख रहा हूं मैं, एन एच बॉन्ड अगर आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आई होप आप सभी को ये वाली चीज समझ आ रही है, अगर ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, ये यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब है। देन आप बाकी चीजें यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन जो डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, सही बात है, डाइपोल मोमेंट का यहीं से कहीं ना कहीं कंसेप्ट आया है। सो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्जन होगी, सिंगल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में और भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा रिपल्जन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो वही वाला केस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोस्टुलेट इसके लिख सकते हैं। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो भाई ऑक्सीजन का बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है वो एसपी मिक्सिंग नाम की चीज नहीं होती, जैसा एक्चुअल में होना चाहिए वैसा एक्चुअल में होना चाहिए था। क्या एक्चुअल में, जैसे सिग्मा स्टार 2s2 तक हम पहुंचे थे, हमारे पास एक्चुअल में ये होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सभी लोग लॉजिकली जानते हैं, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो स्टेबल ज्यादा, अगर स्टेबल ज्यादा तो एनर्जी कम। इस बात को हमने बहुत डिटेल में बात करी थी लेक्चर में, तो इसी वजह से यहाँ पर सिग्मा 2pz पहले आता है, ना कि हमारे पास पाई वाले। तो देन उसके बाद आते हैं आपके पाई 2p x और पाई 2py,
फिर आपके आते हैं पाई स्टार 2p(x) एंड पाई स्टार 2p(y). क्या ये चीज सभी को याद है? जिसको याद नहीं है भाई जाके आप जरा लेक्चर देखिए, और अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के आए तब भी आप जाके जो जरा लेक्चर देख के आ जाइए, आपको मजा आ जाएगा। नजर नहीं आया तो पैसे वापस, बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। वरना आप ऑनर्स वाले बच्चों से तो पूछ ही सकते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में साथ पढ़ाई करी है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े जुड़े हुए हैं, उनके आप पूछ सकते हैं, उनसे फीडबैक लीजिए कि भाई क्या आपकी हेल्प हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको बता देंगे, मुझे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं है। और इसका लॉजिक सिंपल है कि डीयू के जो एग्जामिनर, जो पेपर सेटर हैं, जो भी पेपर बनाता है डीयू, वो रिपीटेड पीवाईक्यू से बनाता है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनाता है। सो दैट्स व्हाई आपको जो है वो इन वीडियो से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके पुराने सालों में आए हुए हैं। ये तो 2023 का पेपर होगा, एक 2024 का पेपर आ जाएगा, ठीक है, एनईपी वाला। उससे पहले जो पेपर है भाई, अब दो पेपर से नहीं पूछेंगे, उससे पहले भी पेपर जो सिलेबस स्कैटर्ड था, वहां से आप देखिएगा, वहां से आपको देखने को मिलेंगे सवाल। बाकी मैंने एक इंट्रो वीडियो डाल रखी है आपकी सबसे पहली, लाइफ साइंस की जो सब फर्स्ट वीडियो है वो इंट्रो ही है, उसमें मैंने थोड़ा सा समझाया भी। तो यहाँ पर आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक एक यहाँ पर भर देंगे, आपके 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखते ही मुझे बताइए क्या है सर? ये है आपकी पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी होती है क्या? पैरामैग्नेटिक। समझ में आई बात सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अब O2 पॉजिटिव, ध्यान से सोचिएगा, O2 पॉजिटिव क्या है? अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देख लीजिए। सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, जरा इसका वो निकाल लीजिए, बॉन्ड क्या बोलते हैं, सॉरी भूल गया मैं, मैग्नेटिक मोमेंट, वो आपका आ जाएगा 8 बोर मैग्नेट होगा, ठीक है। अब बात करिए ऑक्सीजन पॉजिटिव की, मतलब क्या है? आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए, तो उड़ा दो भाई बस एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन गया O2 पॉजिटिव। समझ में आया? यानी अब इसका मैं अगर बॉन्ड वो निकालूं, दैट इज इसको मैं μ1 बोल देता हूँ, इसको मैं म्यू पॉजिटिव बोल देता हूँ, किसका? ये O पॉजिटिव का। ये मेरा आ जाएगा, एक ही मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बिकम 1 इंटू 1 प्लस 2, दैट विल बी 3 बोर मैग्नेट्रॉन। अब अगर मुझे म्यू नेगेटिव का निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या था? सबसे पहले ये था। अब बस एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर भी आपका अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, तो ये √3 बोर मैग्नेटो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे बताएं? आइए जरा सोचते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी, आप भी सोचिए मैं भी सोचता हूँ। बात कर रखी है स्टेबिलिटी की, सर पता नहीं यार, मुझे याद नहीं, वैसे थोड़ी बहुत तो कर ही रखी होगी। स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट कितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स आपस में या एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एटम्स एक दूसरे से किस चीज से जुड़ते हैं? सर बॉन्ड से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बोल सकते आप? तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है। आप निकाल लीजिए सबके बॉन्ड ऑर्डर, आपको ट्रिक बता रखी है मैंने बॉन्ड ऑर्डर में, अगर आप वीडियो देख के आएंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। फिर आप बोलेंगे O2 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो O2 पॉजिटिव का जो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा दैट विल बी 2.5, और O2 नेगेटिव का जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.5। और आप बता दीजिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगी स्पीशीज O2 पॉजिटिव, देन आ जाएगा आपका O2, देन आ जाएगा आपका O2 नेगेटिव। समझ आया? बोलिए यस और नो। अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर बराबर सिग्मा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, नॉट सिग्मा, मुंह से निकल गया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। आंसर आपको आराम से आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर ये लेक्चर भी डिस्कस कर रखा है बॉन्ड ऑर्डर का, यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पर हमने देख लीजिए, O2 पॉजिटिव है, O2 है, देन O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। सेम बॉन्ड ऑर्डर का, और सेम बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है वही आपका स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आई थिंक इसकी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी डिटेल में लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, जेडीली का कटआउट। देन यहाँ पे ट्रिक बताई थी कि आप सबसे पहले लिख लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन वाला, 14 इलेक्ट्रॉन को आप दे दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 बॉन्ड ऑर्डर दे दीजिए, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, एक आ गया सबसे पहले। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तब 0.5 कम कर दीजिए, एक घटा रहे हैं तो 0.5 कम कर दीजिए, बस खत्म। बढ़ाया 0.5 कम, फिर बढ़ाया 0.5 कम, फिर बढ़ाया 0.5 कम, घटाया 0.5 कम, घटाया 0.5 कम। तो ये आपका जो है दैट इज ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा था। फिर आपका जो है ये आया था आपका O2 पॉजिटिव का, क्योंकि उसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आया था आपका O2 नेगेटिव का। समझ आया? बोलिए यस और नो। आई होप मजा जरूर आया होगा इस सवाल में। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, वी हैव कैलकुलेट द आयनिक करेक्टर HCl का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वाला लगेगा। एक बार आप अपने टीचर से प्लीज पूछ के मुझे कंफर्म भी कर दीजिएगा क्या आप उन्होंने यही वाला लगवाया, आपके नोट्स में जो है वो यही फॉर्मूला है, बिकॉज हमें जो ऑनर्स में है उसमें तो यही करवाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को। तो यहाँ पर आपका जो है वो उसी से मैंने ये वाला फॉर्मूला उठाया है। सिंपल वैल्यू पुट करिए, 16 इंटू काई ए माइनस काई बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.96 प्लस 3.5, अगेन काई ए माइनस काई बी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भाई, काई ए माइनस काई बी। तो आपका हो जाएगा ये यहाँ पे 0.96 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में। करूं मैं कैलकुलेट एक बार? चलिए पॉज करके अपने कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। सो कैलकुलेटर साहब ने मुझे ये आंसर दिया, तो आई होप आपका भी लगभग इसी के आसपास आएगा। बाकी अगर कोई दूसरा फॉर्मूला है तो जरूर मुझे कॉमेंट में बताइएगा, इसको आप ऑब्वियसली करेक्शन यहाँ पर कर लेंगे, बट आप एक बार बता दीजिएगा जो भी आपसे क्या ये यही फॉर्मूला लिखवाया आपके टीचर्स ने या कोई और सा लिखवाया है। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO, कैलकुलेट्स इट्स बॉन्ड ऑर्डर, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ NO एंड NO पॉल।
लेक्चर में प्रॉपर्ली इसका डिस्कस कर रखा है, क्योंकि ये पहले भी आया हुआ था पीवाईक्यू में किसी साल, तो ये इसको डिस्कस कर रखा था, तो वही मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। बस डिफरेंस ये बताया था कि होमो मॉलिक्यूलर में एंड हेट्रो मॉलिक्यूलर में, या हेट्रो एटॉमिक, सॉरी, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक में ये डिफरेंस होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आपको थोड़ा सा नीचे बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लेवल नाइट्रोजन का थोड़ा ऊपर रखा है, ऑक्सीजन का नीचे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हमारी एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, थोड़ा सा आपका जो है वो नीचे आएगा। इतना आपको बस ध्यान रखना है। बाकी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके 15 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, वो आपके मौजूद हैं। क्या यहाँ पर एसपी मिक्सिंग है? द आंसर इज नो। जेडीली के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है उन्होंने एसपी मिक्सिंग नहीं करवाई, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कोई एसपी मिक्सिंग नहीं करवाएंगे। नहीं करवाई ना? हाँ नहीं करवाई, ये एक सेकंड करवाइए, पर नहीं करवाई, नहीं करवाई। हाँ, सिग्मा 2 भी ये नीचे है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली एक्स वाले को कम एनर्जी वाला मानते हैं, सिग्मा वाला क्या, सिग्मा बॉन्ड तो किसी को भी बना दो ना, तो डिपेंड्स ऑन जेडीली के, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, मान लीजिए किसी को भी। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्होंने मान लिया होगा एक्स को, तो ठीक है एक्स को। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऊपर, ऑक्सीजन नीचे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 1s का नहीं बनाया, तो आप 1s का भी सेम जैसे 2s का बनाया ना, वैसे आप 1s का खुद भी बना सकते हैं। देन आप यहाँ पे देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, तो टोटल पी में कितने हो गए सर? 7 हो गए। तो आपको जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन बनने, तो आप सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा, कितने हो गए बेटा? सबसे पहला देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आपके 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s में हो गए 4, 4 यहाँ को, तो आपके 8 हो गए। अब आपको 7 भरने, तो आप देखिए 1 2 3 4, फिर आप भरेंगे 5, फिर आप भरेंगे 6, फिर आप 7वें को यहाँ पर भरेंगे, दैट इज इन दी एंटी बॉन्डिंग। तो 15 इलेक्ट्रॉन है, आप डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आपके सामने आएगा, दैट इज ढाई बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया यहाँ पर 2.5। तो अब इन्होंने क्या पूछा है? आपने बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है। तो जैसे ही आप NO पॉजिटिव बताएंगे, आप NO पॉजिटिव का चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? बस आप यहाँ से जो है इसको उड़ा दीजिए, इसको आप जैसे उड़ाएंगे आपके जो है NO पॉजिटिव का आपके सामने ले आएगा डायग्राम। और क्या बताएंगे सर? और ये बताएंगे कि ऑब्वियसली ये तो पैरामैग्नेटिक है, बट अगर आपने यहाँ पे इसको कर देंगे आप 0, जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो आपको यहाँ पे इसको करना पड़ेगा 4। आप फॉर्मूले में पुट करके चाहे तो देख लीजिए, अदरवाइज यू हैव टू नो कि NO पॉजिटिव में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और NO पॉजिटिव में जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 3। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, वैसे ही आपका 2.5 से ज्यादा हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 2.5 होता है। तो ये किसका है? आपका NO पॉजिटिव का है, और ये जो है आपका जो है वो दैट इज ऑफ इसका। सो आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी भी इसी की ज्यादा होगी। इसकी किसकी? NO पॉजिटिव की। आई होप अच्छा लगा होगा ये सवाल भी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ इफेक्ट ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले होती क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में। अच्छा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की एक कंडीशन है, उस सारे हाइड्रोजन के बीच में नहीं, उस हाइड्रोजन के बीच में जो पहले से ही ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, जो पहले से ही ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियॉन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन है, इसने किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन बोल दिया शायद मैंने एक बार, तो उसको हटा दिया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। अब इसके पास एबिलिटी होगी कि किसी एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे FON में से किसी के साथ इंटरेक्ट कर जाए, और आपका जो है वो ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव वाली, हाँ होगी, कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है, वो क्या करेगा? खतरनाक तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे खतरनाक वाला डेल पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है, तो ऑब्वियसली इस पे भी खतरनाक वाला डेल नेगेटिव होगा। तो जब खतरनाक डेल पॉजिटिव, खतरनाक डेल नेगेटिव, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम कभी कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो सिंपल एज दैट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बस ये होता है, बस यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दीजिए, तो आप बोल देंगे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। लॉजिकली सोचिए। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, अगर आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना आता होगा। सोचिए, बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता क्या? सर बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड से गैस में जाना, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से उसमें जाना, लिक्विड में। तो बताइए, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है लिक्विड में? सर कैसी बात कर रहे हैं, पूछने की बात है। सॉलिड में ज्यादा होती है ऑब्वियसली, तभी वो जो हम बोलते हैं टाइटली हेल्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज है, बिल्कुल से। और बॉइलिंग पॉइंट में सर लिक्विड, मतलब हम लिक्विड बोलेंगे, लिक्विड और गैस में से लिक्विड में ज्यादा है, ठीक है। तो बात करते हैं जरा लिक्विड उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं।
अगर मुझे बताइए सॉलिड और सॉलिड आपस में क्लोजली टाइटली हेल्ड है तो क्या इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? नो सर, नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर सॉलिड से लिक्विड में करना है तो आपको उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना होगा, तभी वो थोड़ी थोड़ी दूर होंगे, और जहां वो थोड़ी थोड़ी दूर हुए मॉलिक्यूल्स वहीं पर वो क्या बना लेंगे? लिक्विड बना लेंगे, और जहां पर वो और ज्यादा दूर हुए मॉलिक्यूल्स तो वो गैस बन जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब वो कब आराम से दूर होंगे सर? जब उनमें रिपल्जन होगी कह लीजिए, या फिर अट्रैक्शन कम होगी, बोल सकता हूँ। हाँ सर, अगर अट्रैक्शन ही उनमें ज्यादा होगी क्या वो इजीली दूर होंगे? आंसर इज नो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लॉजिकल बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई मॉलिक्यूल्स इतनी पास पास आ जाते हैं तो कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका बढ़ जाता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट में एग्जांपल ले लीजिए आइस का, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे आप यहाँ पर, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप और ज्यादा बता सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आपकी होती हैं। इंट्रा में मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर में मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं OHNO2 है, और ये आपका आ जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर, और ये आपका एक आपका एन वो बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू वी कॉल इट, वो ये एक आपका जो है वो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इन दोनों के बीच में आपस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हो रही है दैट इज योर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक ही मॉलिक्यूल में इंटर हो रही है। तो आप ये बता सकते हैं। देन आप इसका एग्जांपल में बता दीजिएगा कि हाँ भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल जो उसका काफी हाई जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरीके से आप एग्जांपल यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। बाकी मेल्टिंग में आप आइस का दे सकते हैं कि आइस में जो है वो बेसिकली चार वाटर मॉलिक्यूल्स, लगभग चार वाटर मॉलिक्यूल्स आप में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो चार से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ होता है। सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर सच क्वेश्चन। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नेट डायपोल मोमेंट। चार मॉलिक्यूल है, इन चारों में से हमें बताना है किस किस की जो वैल्यू है दैट इज म्यू नेट की, वो कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। ये इसका कहने का मतलब है। तो अगर हमें पता लग जाए किस की जीरो है तो बचे हुए बता देंगे कि हाँ ये नॉन जीरो। तो क्या एक तरीका कुछ ऐसा है? यस, देयर इज अ वे टू आइडेंटिफाई किसका बॉन्ड सॉरी डायपोल मोमेंट जीरो है किसका नहीं है, जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करा था इस वाले पार्ट में। कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसके पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, ठीक है, और जो सब्सिडरी एटम्स हो वो सबसे पहले सेम। क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम है, उस पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नाम की चीज नहीं हो। सब्सिडरी एटम्स जो अटैच है वो आपके जो है वो सेम होने चाहिए सारे के सारे, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा है तब आपका म्यूनेट जीरो होगा। आइए जरा देखिए सबसे पहले अब BeCl2, अच्छा यहाँ पर भी दे रखा है आपको, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि आपका BeCl2 में क्यों नहीं है डायपोल मोमेंट H2S में, तो यहाँ पर बात करी थी। तो यहाँ पर भी समझ लीजिए BeCl2 में क्या है, यहाँ पर बेरिलियम क्या है सर? 1s2 2s2 2s2 है, तो मतलब वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन बॉन्ड बना ले। क्या कोई लोन पेयर है? नो सर। सारे बॉन्ड पेयर है? हाँ सर। ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। जो सब्सिडरी एटम बताइए मुझे क्या वो सेम है? हाँ सर। Cl जो है वो दोनों लोग सेम है। और क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? सर बिल्कुल हाई है। तो आपका एक डायपोल इस तरफ जनरेट हो जाएगा, दूसरा डायपोल इस तरफ जनरेट हो जाएगा। बोथ डायपोल्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बिकॉज डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू डी, क्यू विल बी चार्ज, डेल नेगेटिव इस पे जितना आएगा उतना ही इस पर डेल नेगेटिव आएगा, या इस पर जितना डेल पॉजिटिव आएगा, इंटू डी इज बॉन्ड लेंथ आपकी सेम होगी। तो क्या आ जाएगा आपका डायपोल मोमेंट? म्यू इंटू डी, यहाँ पर इसको म्यू बोलूंगा, यहाँ पर इसको म्यू बोलूंगा। 180 डिग्री है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, आपका म्यू नेट आपका जीरो आएगा। समझ आया? बोलिए यस और नो, क्योंकि ऑपोजिट है तो म्यू माइनस म्यू करके आप आंसर दे देंगे। आई होप चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, क्या सारे के सारे बॉन्ड पेयर है? सर बिल्कुल है। क्या कोई लोन पेयर है? नो सर। क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? सर बिल्कुल हाई है। क्या 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 बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई? क्या सेम ऑक्सीजन? हाँ सर बिल्कुल है। तो वही सेम आपका एक ही तरह आएगा डायपोल, एक ही तरह आएगा, और खतरनाक आपका जो है वो नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। समझ आया? बोलिए ये सुनो। तो आप ये बता सकते हैं कि ये लोग जो लीनियर मॉलिक्यूल है इनके ऑपोजिट डायपोल होंगे 180 डिग्री पर, सो दैट्स व्हाई इनका जीरो होगा। अब बचे हुए जो नहीं होंगे उनका जीरो नहीं होगा, उनका भी समझ लीजिए कि आप समझ लीजिए एक CHCl3 का बता दो, CHCl3। इसमें क्या होगा आपका जो ये आप डायरेक्शन बना के दिखा दीजिएगा, यहाँ पर कुछ म्यू आएगी वैल्यू, इस वाले की कुछ म्यू आएगी, इस वाले की कुछ म्यू आएगी, सिमिलरली इस वाले की भी कुछ ना कुछ आपकी जो है वो म्यू डैश आ जाएगी, बाकी सारे म्यू और ये सारे म्यू। तो आपका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कहीं से भी जीरो नहीं होगा। देन बात करेंगे हम NH3 पर भी एक अच्छा सवाल बनता है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड भी कुछ आ जाए। तो NH3 में आप देखेंगे एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, एक डायपोल इस तरफ, और जो फाइनल वाला है लोन पेयर का हम बोलते हैं इस तरफ है। तो आप अगेन यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर ये म्यू ये म्यू ये म्यू और ये म्यू डैश होगा, और आप लिख दीजिएगा कि म्यू नेट आपका इस केस में भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो 3 फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाँ अगर ये NF4 पॉजिटिव होता
तब आप बोल सकते थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि सारे के सारे फिर एटम सेम हो जाते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा, डायरेक्शन दिखा दीजिएगा, सभी में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि म्यूनेट 0 कब होता है और कब नहीं होता, आप आराम से जो है वो सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस एंड एसपी मिक्सिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस क्या होता है? जब हमारे पास इसको ऑर्गेनिक की भाषा में हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक स्ट्रक्चर, जब किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं रह पा रहा होता, तब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता लगे उसकी क्या है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। जिन मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को ही हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड द फिनोमिना इज सेड टू बी रेजोनेंस। तो टू और मोर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल और एन आयन हैविंग आइडेंटिकल ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डिफर किस में करेंगे? वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या इसका मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा। सो दे आर सेड टू बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड द फिनोमिना इज सेड टू बी रेजोनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन यू हैव कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? आप 2 3 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप एट द एंड आप एक बनाते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली नॉट हाइपोथेटिकल, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अ ट्रू स्ट्रक्चर क्या होता है? वो अननोन होता है और इसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जो एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है दैट शुड बी रेजोनेंस हाइब्रिड ओनली। और रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो 5 6 मान लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या उन 5 6 में से आपको एक आध ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, वो रूल्स हम पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ बात नहीं करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी अपनी कुछ एनर्जी है, क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर बिल्कुल है। तो मतलब ऑब्वियसली सबसे कम एनर्जी होगी। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाइए 4 5 है, मान लेते हैं उन 4 5 में से कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, आप उसकी एनर्जी नोट कर लीजिए। मान लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड की है -100 जूल। मान लीजिए जो आपका मोस्ट स्टेबल है उसकी आ रही होगी -50 जूल, कुछ माइनस जितनी कम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 50 जूल। तो इस तरीके से आप बताएंगे। देन यू हैव टू राइट। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक आध रेजोनेंस चाहे तो आप किसी में भी दिखा सकते हैं, कार्बोनेट कार्बोनेट आयन में, बाकी हमने लेक्चर में डिस्कस कर ही रखा है। एसपी मिक्सिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको पहले समझा दूं या बताऊं? तो आप बात को गहराई को ध्यान से सुनिएगा। 2s और 2p बताएं क्या होता है? सर बिल्कुल पता है। 2s और 2p जो है उनके बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा कम होता है। 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा कम होता है। एक बात, पहली बात, ठीक है सर। कब होगा? जब या तो ये बिल्कुल एम्प्टी होंगे तब होगा, या फिर तब जब इनमें रिपल्जन कम होगी, ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या होता है? 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम होता है जब यहाँ पे जैसे 2s2 मान लीजिए, तो 2s2 किसमें होगा? सर 2s2 होगा आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में। या 2s1 भी ले लूं, मान लीजिए 2s1, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हीलियम की, तो हीलियम के केस में 1s2 है, तो 1s2 के केस में भाई कोई भी sp मिक्सिंग नाम की चीज नहीं होगी, ठीक है? हाइड्रोजन हीलियम। क्या लिथियम से हो सकती है? यस, लिथियम से स्टार्ट होने लगेगी sp मिक्सिंग। क्या होगी sp मिक्सिंग? क्योंकि 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, तो s और p के जो बीच की एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। वो उनके बीच की होती कम है वैसे, काफी एनर्जी गैप इनके बीच का होगा। तो आप लिखेंगे जो एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच में वो काफी कम होता है। कब तक? जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सर मतलब क्या हुआ? सोचिए, 2s2 हो गया, मान लीजिए 2p1 2p2 2p3 हो गया, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अभी भी कुछ ना कुछ रिपल्शन है, बट जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2p4 हो जाता है, तब इनके बीच में रिपल्जन भयंकर हो जाती है, इनके बीच में रिपल्जन बढ़ जाती है। क्या इनिशियली रिपल्जन नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। देखो भाई 2s2 होगा, मान लो सबसे पहले 2p बनता है, रिपल्जन है कम है, 2p2 हुआ, रिपल्जन है थोड़ी ज्यादा है, फिर और बढ़ गई, और इस केस में बहुत भयंकर रिपल्जन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस वाले केस में आपकी sp मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि अब रिपल्जन बहुत बढ़ चुकी है भाई, अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। जो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन का केस आ गया यहाँ पे। समझ में आया भाई? बात सबको समझ में आई है ना? ये ऑक्सीजन वाला केस आ गया। यहाँ पे sp मिक्सिंग इसीलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए। अब आप ले लीजिए आगे ऑक्सीजन के आगे फ्लोरीन का केस ले लीजिए, उसमें और ज्यादा हो गए। नियॉन ले लीजिए, उसमें और ज्यादा हो गए। तो भाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रिपल्जन बढ़ रही है। 2s और 2p के बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। बट यदि अगर ये गैप कम होगा तो 2s और 2p जो है वो आपस में मिक्स कर जाते हैं और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कहीं ना कहीं दे देते हैं, जिनकी एनर्जी में आपको डिफरेंस होता हुआ नजर आता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि जो हमारा सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू sp मिक्सिंग ओनली। sp मिक्सिंग क्या है? जब आपके 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम हो, जिसकी वजह से 2s और 2p आपस में मिक्स कर जाएंगे और कुछ आपको कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहीं ना कहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है वो एनर्जीज में डिफरेंस दिखेगा आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। एंड आप फिर एग्जांपल के तौर पर बता दीजिए कि यस ऐसा होता है जब आप जो है वो देख सकते हैं आगे किसमें आपका sp मिक्सिंग आपको
आपको देखने को मिलेगी लिथियम से शुरू हो जाएगी एसपी मिक्सिंग। कब तक? नाइट्रोजन तक आपको एसपी मिक्सिंग देखने को मिलेगी। तो आप बताइएगा इन सभी में आपको एसपी मिक्सिंग देखने को मिलती है। फिर आप उसका इफेक्ट बता दीजिएगा। कब आप बताएंगे? जब आपका जो है बेसिकली 2s और 2p का गेम आ जाता है। तो जब आपका आई थिंक ये शुरू हो जाएगा लिथियम, फिर आपका आई थिंक बोरॉन से शुरू हो जाएगा गेम, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद ये गेम बोरॉन से शुरू होगा। हाँ, बोरॉन से आपका गेम शुरू हो जाता है। तो आप बोलिएगा बोरॉन में आपको सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज आपका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको पढ़ के लिख सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या करती है इसमें मिक्सिंग? व्हेन द वैल्यू बेसिकली डिफरेंस जो है वो स्मॉल होता है 2s और 2p के बीच में। मेनली किसमें होता है? लाइटर, जैसे कि आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब में होता है। नेग्लिजिबल होता है हैवियर में, बिकॉज आपका एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है भाई। फिर आप बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ, तो इफेक्ट क्या होगा? एसपी मिक्सिंग में ऑल्टर हो जाती है एनर्जी। आप बता सकते हैं कि ड्यू टू एसपी मिक्सिंग एनर्जी ऑफ 2pz। बहुत ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा, चाहूँ तो समझा सकता हूँ, बट आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो इतने डेप्थ में नहीं जा रहा। 2p ऑर्बिटल जो है वो हायर हो जाती है उसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू पाई 2p। तो बॉन्डिंग 2p की एनर्जी 2pz चाहे तो 2pz लिख सकते हैं, पाई 2px और पाई 2py लिख सकते हैं। इसकी एनर्जी जो है वो हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। डिफाइन द लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। व्हाट इज द रोल ऑफ दीज टर्म्स इन डिसाइडिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड? तो लैटिस एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, इसकी बात हमने करी रखी है अपनी स्टार्टिंग में, जब हम बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ लेते हैं, सवाल आया था। बाकी डिटेल लेक्चर में तो करी रखी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब गैसियस आयंस, गैसियस कैटायन एंड एनायन एक दूसरे के पास आएंगे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, कंपाउंड बना लेंगे उसका 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे क्या? लैटिस एनर्जी। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी समझा था। आप सोचिए, आपने कंपाउंड बना लिया NaCl, उसकी कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, उसकी कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, मान लीजिए U0 एनर्जी रिलीज हो गई बनने पर। अब बताइए मुझे इसको तोड़ना है, किसको? मुझे NaCl को तोड़ना है। बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आप बोलेंगे सर अगर आपको इसको तोड़ना है तो जितनी बनने में रिलीज हुई थी उतनी ही एनर्जी आप दे दीजिए, टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने जितनी एनर्जी इसके बनने में रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी मैंने इस पर फेंक के मार दी कि लो अब तुम टूटो, अब मैं जो है इतनी एनर्जी तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम्हें ब्रेक होना पड़ेगा। तो जस्ट एट दी वर्ड्स पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो इसको दूसरा नजरिया ये देखने का कि आपको जो है वो क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए इनटू इट्स आयंस, वो भी आपकी कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी के बराबर होगी। समझ में आया गेम? सर थोड़ा थोड़ा आया। अब सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें। सॉल्वेशन एनर्जी में क्या होता है? आपने किसी भी क्रिस्टल लैटिस को पानी में डाला, नॉट पानी में, आप बेसिकली सॉल्वेंट में डाला। जैसे ही आपने सॉल्वेंट में डाला, मान लीजिए आपने किसी आप बोल लीजिए ये एनायन है, ये कैटायन है, आपने इसको किसी सॉल्वेंट एस में डाला, किसी सॉल्वेंट एस में डाला। इस एस में मान लीजिए दो तरीके के एटम है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक सॉल्वेंट जो है वो, उसको मैं ऐसा करता हूँ, ई और एल लिख देता हूँ, ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ई और ई एम लिख देता हूँ। ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एम फॉर मेटालिक नेचर का होगा, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का बोलिए, पी लिखता हूँ यार चलो। ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, ई फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो ये आपका जो एक सॉल्वेंट है उसमें दो तरीके के एटम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है जो कि ई वाला है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या होगा, जो एनायन या कैटायन है जब आपने उसको सॉल्वेंट में डाला, तो जो भी मान लीजिए जैसे कि पॉजिटिव वाला है जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आपके एनायन से इंटरेक्ट करेगा। और जो पॉजिटिव वाला है मतलब कैटायन जो है, वो आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक इंटरेक्शन होगी, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रही है मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, भले ही डाइपोल्स हो, डाइपोल आयनिक इंटरेक्शन हो रही है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ सर, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और इस प्रोसेस को, इस इंटरेक्शन को, दैट इज गैसियस आयंस और सॉल्वेंट के बीच का जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। और इस एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन में जो आएगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एनर्जी। समझ में आई बात? कैसे? अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड के लिए किस तरीके से ये डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या ये लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी डिटेल में बात कर रखी है? फिर से कर लेते हैं। सो लैटिस एनर्जी में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि लैटिस एनर्जी क्या है, आपकी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी कितनी चाहिए टू ब्रेक दैट लैटिस। समझ में आई? सॉल्वेशन एनर्जी क्या है? आपने किसी सॉल्वेंट में डाला और उस सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। सबसे पहले बताइए मुझे, कोई भी चीज सॉल्यूबल कब होती है? जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए अपने आयंस में। जैसे मैं मान लूं BaCl, कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए चौक, जो चौक है उसको आप पानी में डालते हैं, आप सभी को पता है नीचे बैठ जाती है। वो क्यों बैठती है? क्योंकि वो Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन नहीं होती। तभी होती है। आप NaCl को, नमक को पानी में डाल लीजिए, आपको क्या नमक बैठा हुआ दिखता है? नो, इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है।
अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, कब होगा, कौन होगा, कब नहीं होगा। सर कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक है, क्यों नहीं हो रहा, वो NaCl आयनिक है, वो होगा। तो बेटा ये आयनिक पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी एंड आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। सो क्या होगा, ध्यान से सोचिएगा। लैटिस एनर्जी क्या है, आपको रिक्वायर्ड है कि आपको अगर इतनी एनर्जी मिल गई ना, तो आपका सॉलिड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आप इस बात को मानते हैं? हाँ। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, आपको जो है वो सॉल्वेंट से मिलती है, वो आपको जो है ये कहीं ना कहीं एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एनर्जी आपको नीडेड है, तो आपको देनी है। और ये क्या है, आपकी एनर्जी रिलीज है। सोच के बताइए, अगर रिलीज एनर्जी, सोच के बताइए, कहीं पर एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी ज्यादा हुई जितनी आपको चाहिए। भाई कहीं से मान लीजिए 100 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो आपका साइन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। कहीं से -100 जूल आपको एनर्जी मिल गई और आपको चाहिए थे भाई 80 जूल, तो मजा आ गया। हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया। तो कहने का मतलब ये है, किसी कंपाउंड को मैंने किसी सॉल्वेंट में डाला, He की जगह में सॉल्वेशन एनर्जी लिखता हूँ तो बेटर रहेगा। हाइड्रेशन वर्ड हम तब यूज करते हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ हाइड्रेशन मतलब जब हमने सॉल्वेंट पानी लिया होता है ना, तब हम सॉल्वेशन एनर्जी को बेटा बोल देते हैं, सिंपल सा सॉल्वेशन एनर्जी को बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, भाई हाइड्रेशन हुई, बढ़िया इंटरेक्शन हुई। अब मैंने देखा भाई एनर्जी जो है वो 100 जूल रिलीज हो गई और मुझे चाहिए थी 80, तो भाई जो एनर्जी रिलीज हुई वही किस में चली जाएगी, वही चली जाएगी आपकी, यूज हो जाएगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट क्रिस्टल लैटिस। और जहां क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हुआ, जहां Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे से जुदा हुए, वहीं पर जो है आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, सोल्यूबल बेसिकली वो कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। आइए जरा समझिए, Na पॉजिटिव को जैसे ही मैं पानी में डालता हूँ, पानी में, अब सॉल्वेशन हमने ले लिया पानी, तो ये आपका पानी है सर, बिल्कुल है। यहाँ आपका ये भी पानी है सर, ये भी पानी है, मतलब बनाइए तो हाँ बिल्कुल पानी है। एक मॉलिक्यूल से दिखा रहा हूँ, इस पर डेल नेगेटिव खतरनाक इंटरेक्शन, इस पर डेल पॉजिटिव खतरनाक इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन आपको बहुत हाई लेवल पर देखने को मिलती है। तो यही आपका प्रोसेस, आपको हर तरफ पानी पानी दिखेगा, OH2, यहाँ भी OH2, इसको चारों तरफ पानी घेर लेगा। यहाँ पर भी आपको जो है वो H2O जो है वो हर तरफ से इसको जो है वो घेर रखा होगा। और क्या होगा, अगर ये रखा होगा तो ऑब्वियसली जो है आपको जो है इंटरेक्शन हर तरफ से हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो अभी भी दिख रहा है। तो आपको उसी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा डेप्थ में क्या ये एक्चुअल में कंसेप्ट है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी हो, लैटिस एनर्जी हो। अब आप बोल दिएगा कि भाई अगर इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई, जो सॉल्वेशन हुई, जो हाइड्रेशन हुई, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब सिंपल सा, अगर आपकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो आपका सोल्यूबल होगा इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, खत्म। तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है बेसिकली, आप समझ लीजिए। आप NaCl को आप वही बेंजीन में डालो, डिसॉल्व करके दिखा दो, मान जाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होती, उसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती है। बेंजीन में क्या इंटरेक्ट करेगा, वो नहीं कर सकते आप उसको सोल्यूबल। तभी बोलते हैं ऑर्गेनिक डिसॉल्व, ऑर्गेनिक वो लाइक डिसॉल्व लाइक, बेसिकली इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक को कर सकते हैं हमेशा, मतलब हर सारे को नहीं कर सकते। उसका हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया है और आई होप समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस, तीनों बॉन्ड लेंथ NO3 नेगेटिव में इक्वल होती है। PCl5 जो है वो मोर रिएक्टिव है देन SF6 के। भाई ये वाला सवाल तो हमने अपने लेक्चर में भी कर रखा है। और इसमें आप बता दीजिएगा कि ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा है। मैं इतने स्ट्रक्चर बताता हूँ भाई, देखो कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे। देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये है आपका NO3 नेगेटिव का, जो एक्चुअल वाला होता है कहीं ना कहीं आपका, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ठीक है। बट रेजोनेंस में दिखाने के लिए हमें जो है वो इसको ब्रेक करना है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। मैंने बताया था जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उसको ब्रेक करना हो ना, तो जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो वहां नेगेटिव लगा दो और पीछे आप पॉजिटिव लगा दो, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, अब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मैंने लगा दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, NO3 नेगेटिव, ये बेसिकली NO3 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेट चार्ज जो है वो आपका आ जाएगा क्या, NO3 -1 माइनस, ठीक। अब आप दिखा दीजिए कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस से कैसे, आप बोलेंगे कभी इधर तो कभी उधर, कभी जो है वो डबल बॉन्ड इसके बीच में, इन ऑक्सीजन के बीच में, कभी इन दूसरों के बीच में। तो तीसरा दिखा दीजिएगा आप, फिर तीसरा आप दिखाएंगे क्या, आप इसको इस वाले को मौका दीजिए, यहाँ पर पहुंचा दीजिए। तो आप देखेंगे बारी बारी से हर एक एटम जो है वो, बारी बारी से हर एक एटम जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एंड एट द एंड यू विल मेक अ रेजोनेंस हाइब्रिड व्हिच शुड बी लाइक दिस ओनली। कि भाई सिंगल बॉन्ड तो हमेशा हमेशा है सभी के बीच में, बट there is partial bond, there is partial bond, there is partial bond, and at the end you will put the charge as one negative। तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसी वजह से आप बोल देंगे यहाँ पे जो है वो बॉन्ड, आप चाहे तो बॉन्ड लेंथ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, दैट इज 1 + π/σ, 1 + π/σ बॉन्ड, या फिर टोटल बॉन्ड्स डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड करके आप निकाल सकते हैं। जितनी भी टोटल बॉन्ड है आप देख सकते हैं, 4 बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4, डिवाइड बाय सिग्मा कितनी है, 3। तो आप बताएंगे इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.333 है। तो तीनों बॉन्ड्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.33 1.33। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम
तो बॉन्ड लेंथ आपकी सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस PCl5 की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है भाई, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इट्स ज्योमेट्री या शेप बोलना चाहे बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। जो एक्सियल वाली है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाली। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो आराम से टूट जाएगी, आराम से टूट जाएगी तो आराम से रिएक्ट कर जाएगी, आराम से रिएक्ट कर जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी। SF6 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो एक प्रॉपरली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सारी की सारी बॉन्ड्स इक्वल होती हैं, आई थिंक 90 डिग्री पर होती हैं, हाँ 90 डिग्री पर होती हैं, सारी की सारी जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। दैट्स व्हाई आप बोलेंगे यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताइएगा आप इसको कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल कम होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो PCl5 को आप अगर हीट करेंगे, आप ये भी चाहें तो लिख दीजिएगा एडिशनल पॉइंट कि PCl5 को यदि आपने हीट करा ना तो आपको PCl3 प्लस Cl2 आराम से मिल जाएगा। ये आप एक साइंटिस्ट ने देखा था, तभी इसी से यहाँ पे आई थिंक तभी से इस चीज की बुनियाद हुई थी कि आपका जो PCl5 है उसमें जो है दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। आफ्टर डूइंग दिस किसी साइंटिस्ट आपने नहीं करा होगा, तो दैट्स वाई आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। आई होप आप इजिली इसको समझा पाएंगे। Explain Fajan's rule and on the basis of these rules compare the covalent character in the following salts। आइए यहाँ पर देखते हैं फजांस रूल, जो हमने अपने ही लेक्चर में डिस्कस करा था, वही स्लाइड यहाँ पे उठा के लेके आया हूँ। दैट इज फजांस रूल सबसे पहले बताता क्या है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई वो 100% आयनिक हो, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर छुपा हुआ होता है कुछ ना कुछ, जो आपका फजांस रूल बताता है। किसी भी आयनिक कंपाउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% आयनिक हो, देयर हैज टू बी सम कोवेलेंट कैरेक्टर व्हिच कैन बी डिटरमाइंड बाय फजांस रूल। तो ये फजांस रूल हमें बताता है। तो क्या बोलता है फजांस रूल के भाई, आपके पास एक कैटायन है एक एनायन है, क्या होगा, ऑब्वियसली एक दूसरे में इंटरेक्शन होती है, उनमें आयनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन होती है। सो क्या होता है, आपका जो कैटायन है उस पर नेट चार्ज होता है पॉजिटिव। कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो अनायन के आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं बेसिकली, उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। कैटायन का जो न्यूक्लियस है भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच रहा है, बट उसको कमी मिल रही है क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो कहेगा यार अब जरा आओ, जरा बाहर कहीं कहीं पर नजर मार के आए, अपना घर में तो हमारा काम हो ही रहा है, आओ थोड़ी सी बाहर नजर मारे। तो वो बाहर नजर मारता है तो उसको अनायन दिखता है, अनायन दिखता है कि भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई एक्सेस में, और उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, आराम से अपनी तरफ कर लेता है। नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लिया, अब उसका भी अपना न्यूक्लियस है और साथ साथ उसके पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसा थोड़ी है बिल्कुल ही कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा उसमें, होता है ना भाई कैटायन में। तो कैटायन के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैटायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दूसरा, कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन के न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा। इतना थोड़ी है बिल्कुल ही पास आ जाएंगे भाई, थोड़ी सी रिपल्शन भी होती है ना। तभी हमने बोला होगा, आई होप आपको याद होगा, VPT में ग्राफ बनता है, आपका जो है एट द एंड आपको जो है वो एक इंटर न्यूक्लियर आपको डिस्टेंस मिलता है जो कुछ इस तरीके से आता है, फिर ये बढ़ जाती है। ये आपका जो आता है मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के, इतनी पास जा सकते हैं, इससे पास नहीं जा सकते, अदरवाइज रिपल्जन डोमिनेट कर जाएगी। ये याद नहीं तो बेटा आपको फिजिक्स में तो याद होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो वहां से तो याद होगा। नहीं याद तो कोई बात नहीं, मतलब मैं बता देता हूँ। ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस तक आप पास आ सकते हैं, वरना आपको रिपल्जन डोमिनेट करने लगेगी। तो यहाँ पर भी होता है सेम केस। तो ये इसी की वजह से आपके क्या होता है, अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्जन भी हो रही है, तो जिसकी वजह से आप जो है वो अनायन का हशर खराब कर देते हैं। हशर खराब करने का ये मतलब है, उसको जो है वो आप उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उसका जो शेप है वो उस तरीके का हो जाता है, वो स्फेरिकल नहीं रहता, वो डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ एनायन आपको देखने को मिलती है। कैटायन कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है एनायन को, उसको बोलते हैं हम कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और एनायन कितना ज्यादा खिंच रहा है उसको बोलते हैं बेसिकली पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो इस टोटली जो प्रोसेस हो रहा है, जो आपका डिस्टॉर्शन हुआ है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो गई एनायन की। कहीं ना कहीं आपका जो है नेगेटिव इस साइड डोमिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव आपका जो है वो इस साइड थोड़ा सा आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली आवर क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। तो क्यों है, क्योंकि कैटायन जो है वो अपना एनायन को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो एनायन भी देख रहा है कि हाँ भाई बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ, फिर आपका कैटायन को और मौका मिलेगा, और खींचेगा और खींचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका शेप में डिस्टॉर्शन आ जाती है। अब ये क्या होता है, अब जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है ना, या तो हाँ जितनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई उतना ज्यादा आपको कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिले, उतना ज्यादा आपको कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, तो आप लिखिएगा फजांस रूल कहता है कि भाई चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के और आपका कोवलेंट कैरेक्टर के भी। फिर आप बताइएगा साइज ऑफ कैटायन हो या एनायन हो, लार्ज एनायन होगा तो बेसिकली आप देखिए छोटा कैटायन है, छोटा कैटायन का क्या मतलब है, अगर कैटायन छोटा हुआ तो मतलब उसका जो न्यूक्लियस है क्या वो बाहर के लिए इजी टू अप्रोच होगा। एक सोचिए छोटा कैटायन है, एक सोचिए बड़ा कैटायन है। तो छोटा जो कैटायन है
उसका जो न्यूक्लियस है वो आराम से बाहर वाले को पकड़ लेगा, बट जो बड़ा कैटायन है उसको प्रॉब्लम होगी उसके न्यूक्लियस को, कि भाई एक तो वो बहुत अंदर, ऊपर से इतने सारे सेल्स, अपने इलेक्ट्रॉन को संभालो। मेरा छोटा जो कैटायन के कहा, हाँ भाई एक दो शेल है मेरे पास, ठीक है, और बस बाहर का मुझे आराम से नजारा दिख रहा है। बड़े वाले को तो बाहर का नजारा भी नहीं दिखेगा, तो कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो स्मॉल कैटायन जो है वो आराम से अपनी तरफ जो है वो बाहर वाले को खींच सकता है। सिमिलरली एनायन लार्ज होना चाहिए, जितना बड़ा एनायन होगा उतना जो एनायन का न्यूक्लियस है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या होगी भाई? एनायन जैसे मान लीजिए छोटा है, अगर एनायन छोटा है तो क्या एनायन का न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजी टू अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, मतलब वैलेंस शेल वाले को। वेयर जहां एनायन बड़ा हो गया वहां पे जो अंदर वाला न्यूक्लियस है उसका अपना न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जहां उसने चांस गवाया वहीं पर हमारे कैटायन ने चांस बनाया। ये होता है बस सिंपल सा चांस, जहां उसने एक ने गवाया दूसरे ने अपना जो है वो बनाया चांस। ये रियल लाइफ में भी होता है, कंपटीशन जहां पर होता है एक्चुअल में, कि एक का चांस गया तो दूसरे ने अपना चांस बना लिया, एक एलिमिनेट हुआ तो दूसरा आपका जो है वो क्वालिफाई हो गया। यही हमारे पास होता है देखने को, जैसा कि बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स में होता है। तो सेम यहीं पर है भाई, आपका जो है वो कैटायन को मौका मिला और उसने जो है वो क्या करा, तो इसी वजह से छोटा कैटायन हो बड़ा एनायन हो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर एक चीज होती है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं आता है शील्डिंग इफेक्ट या रिपल्जन की वजह से। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, याद रखिएगा कि आपकी शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, पुअर शील्डिंग, आपकी डी एंड एफ की जो है वो पुअर शील्डिंग होती है। तो आपकी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तब होती है जब आपका कैटायन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कॉपर पॉजिटिव में आपके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी जो है वो कहीं ना कहीं पुअर शील्डिंग होती है। बेसिकली आउटर मोस्ट शेल को ये, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा रिपेल नहीं करते। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो आपका जो CuCl है, इसी वजह से हम बोलते हैं Na पॉजिटिव, NaCl और CuCl में कौन आगे है? आपका जो है वो CuCl ज्यादा है, किसमें? कोवेलेंट कैरेक्टर में, बिकॉज की सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है। 18 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अच्छा ये पहला सवाल, ये हो गया वाला, तो आप सिंपल से आपको सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से बता दिएगा। फिर आप किस पे आएंगे? फिर आप आएंगे इस पर AgI एंड AgCl। क्या चीज है इसमें सर? Ag भाई आपका ये दोनों के दोनों सूडो नोबल गैस ही कॉन्फिगरेशन होगी। कॉपर के जस्ट नीचे आता है ना Ag, हाँ इसके नीचे आता है, तो दोनों में सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो क्या अलग है? एनायन अलग है। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, एनायन सेम था, तो अब हमने कैटायन का लगाया, हम सोचे कैटायन का चार्ज देखेंगे, कैटायन का चार्ज सेम। फिर आप साइज बात करेंगे तो भाई साइज थोड़ा सा ऑड सा हो जाता है डिफरेंस, क्योंकि आपका शेल वेल फिर अलग हो जाता है। वैसे तो शेल आई थिंक सेम, नहीं नहीं अलग हो जाता, फिर तो थोड़ा सा साइज ऑड हो जाता, एक डी ब्लॉक का एक एस ब्लॉक। सो दैट्स व्हाई हमने कहा अपने सूडो नोबल गैस वाले से। तो जहां भी आपको D10 दिखे ना तो आंख बंद करके आप सूडो नोबल गैस लगा दीजिएगा। अब यहाँ भी आप लगाने जाएंगे बट उससे फायदा नहीं होगा ना। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि भाई दोनों सेम है। आपको अब एनायन का गेम लगाना है, तो एनायन के लिए आप क्या देखेंगे? चार्ज देखेंगे, तो आप बोलेंगे यार चार्ज तो सेम है। चार्ज गया तो अब आप देखेंगे साइज ऑफ एनायन, तो साइज जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये आपका गेम जीत जाएगा। आई होप समझ में आया होगा बड़े से वजह सूट। अगर नहीं आया तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 वाले अपलोडेड है केमिकल बॉन्डिंग के डिटेल में, उनमें आपको डिस्कस हुआ मिल जाएगा फजान सूट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इससे क्या क्या होता है भाई, आपका जैसे ही आयनिक कैरेक्टर, सोचिए कोवेलेंट कैरेक्टर जहां बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है ऑब्वियसली। अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है। तो मुझे बताइए कि अगर आपस में एटम्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सर थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आप बताएंगे क्या कि आपकी जो सोल्यूबिलिटी है कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से इन पोलर सॉल्वेंट कम हो जाती है। जैसे आपकी समझ लीजिए, आप AgCl लीजिए, आप सॉरी AgCl NaCl और CuCl लीजिए, पानी में मिलाइए, NaCl सोल्यूबल होगा, CuCl नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर। कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो पोलर सॉल्वेंट में या फिर आयनिक सॉल्वेंट, आप पोलर सॉल्वेंट में आपका जो है वो आयनिक वाला ही बंदा डिसॉल्व होगा। फिर आप क्या बोलेंगे? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं AgF और AgCl में आपका कौन ज्यादा सोल्यूबल है? आपका कोवेलेंट कैरेक्टर तो AgCl में ज्यादा है बिकॉज Cl का साइज बड़ा है, बट मोर सोल्यूबल कौन होगा? जिसमें आपका जो है वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। देन वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट आप चाहें तो बस इसको इतना याद रख लीजिए कि थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर कौन कितनी जल्दी टूट जाएगा। तो आप BeCO3 देख सकते हैं, MgCO3 देख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट देर में टूटेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे टूटेगा बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। इस चीज को आप समझ सकते हैं। ये था आपका फजांसुल और डिटेल में डिस्कस भी हुआ हुआ है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे अपने VSEPR वाले लेक्चर में। आई थिंक सेकंड वाला पार्ट आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारे मतलब ये तो आप आंख बंद करके बना देंगे डेप्थ में एकदम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सभी को डिस्कस करता। आपको मैं एक बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, आप लिख लीजिए XeO3, इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ M+V माइनस C+A। सर क्या क्या चीज है बेटा? M होता है आपके नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स आपके सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल एटम के अराउंड। क्या कोई भी मोनोवेलेंट है? नहीं। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो जब भी सब्सिडरी एटम की तरह बिहेव करेगा तो वो आपका जो है वो डाइवेलेंट होगा, दो बॉन्ड बनाएगा, तो मोनोवेलेंट जीरो होगा। प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने हो गए? 8, ठीक है। माइनस क्या चार्ज और कैटायन है? कैटायन सर कैटायन है ही नहीं तो जीरो। क्या एनायन है? नहीं सर एनायन है नहीं, तो ये भी जीरो हो गया चार्ज। तो C फॉर चार्ज ऑन कैटायन उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी पर +1 चार्ज है तो हम -1 यहाँ पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड वाइज।
एनायन का चार्ज हम ऐड करेंगे, अगर किसी पर -1 चार्ज है तो हम यहाँ पे +1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो 8/2 आ जाएगा, 4 तो आप बोलेंगे सिंपल सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो आपको ये पता लग गया। अब जेनॉन है, इसका ग्रुप नंबर क्या होता है जरा बताना मुझे। तो आपका ही नी अर कर जेनॉन, तो आई थिंक ये 5th ग्रुप का बंदा है, तो 5s2 5p6 और 5d आपको जो है इसको 0 देखने को मिलेगा, है ना। डी ऑर्बिटल भी होता है ना, याद है। तो अब आपको क्या चाहिए, आप देखेंगे एस में आपके, तो आप कितने बॉन्ड बनाने हैं, आप जरा सोच के बताइए। आप कहेंगे सर बॉन्ड तो हमें 6 बनाने, बिल्कुल। तो अगर बॉन्ड 6 बनाने तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ सर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो कहां से मिलेंगे, मसले की बात है सर, मसले की तो बात है। तो क्या करें, तो आप सबसे पहले आप जरा, मसले की बात है चलिए, बट फिर भी बॉन्ड तो बना नहीं है, बॉन्ड तो बना नहीं है, तो आप क्या करिए, पी वालों को अनपेड करना शुरू करिए। तो आप कहेंगे चलो हम तीनों पी को अनपेड जैसे हम कर देंगे, जैसे ही आप तीनों पी वालों को अनपेड कर देंगे तो आप क्या देखेंगे सर, आप देखेंगे कि आपके पास 6 आ गए, 6 अनपेड आ गए, ठीक है। 5d3 हो गया। अब आप देखेंगे कि यार हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 थी, बट डी में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जिस बच्चे ने लेक्चर देगा उसको इसका आंसर पता है कि क्यों हो रहा है सर, जिसने नहीं देखा उसको आप बता दूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या, सबसे पहले मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, मतलब टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो क्या पता लग रहा है कि भाई 3 तो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे ये पता लग रहा है। तो आओ जरा बनाओ, एक्सी ले लीजिए, मैं एक लोन पेयर बना देता हूँ, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड मैंने बना लिया। अब जिस भी बच्चे को याद होगा कि भाई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ये जो बचा है ये सारे के सारे आपके यूज होंगे पाई बॉन्ड बनाने में विद ऑक्सीजन। ये आपके पाई बॉन्ड होंगे, और पाई बॉन्ड आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, सो दैट्स व्हाई डी वाला कोई भी बंदा, कोई भी ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, बिकॉज आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, इसका आई थिंक मैंने रीजन भी बता रखा होगा, वरना आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम पास है तो जरा थोड़ा इस पर फोकस करिए। तो इस तरीके से आपको बनाना है, होप समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं आया होगा तो भाई आप जाके वीएसीपीआर वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें पूरी डेप्थ में बात कर रखी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर कर दिए उसमें, चार्ज वाले भी कर दिए। ये तो भाई आपको बिना चार्ज वाले दिख रहे हैं, उसमें IO4 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव, आई थिंक ये सारे डिस्कस कर रखे हैं, आपको आराम से बढ़िया से समझ में आएगा। एक एक चीज नहीं आया तो पैसे वापस, बिल्कुल मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बात तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा अगर आपने वो लेक्चर देख लिया। बाकी SF6 की बात करें तो SF6 का आप सिंपल सा सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, आपको मिलेगी S इज इक्वल टू 6 मिलेगा, sp3d2 है ना, हाँ sp3d2 मिलेगी। क्या करेंगे आप, सारे के सारे अनपेड, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दीजिएगा। 3 आपको मिलेगा आपका 3s1 3p3 और 3d2 ये मिल जाएगा आपको। आप सिंपल सा आप बॉन्ड बना दीजिएगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ClF3 की बात करें तो ClF3 में आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 3 और 2, sp3d, दैट इज योर ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आप ClF का याद रख लीजिए, इसका जो है आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना वो मिलेगा आपको टी शेप। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर ClF ऐसा क्यों बन रहा है, आपकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो बोलेंगे यार ClF3 है तो ऐसा भी बन सकता था। बिल्कुल आपने सही सोचा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी बन सकता था, है ना। बिल्कुल बन सकता था, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज याद रखिएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक चीज होती है वेंट्रूल, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आपका जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, वो जाना चाहेगा आपके एक्सियल पोजीशन पर। जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम होगा वो जाना चाहेगा एक्सियल पोजीशन पर, और जो आपके लोन पेयर है वो जाना चाहेंगे इक्वेटोरियल पर। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर को कर लीजिएगा। आपको आई थिंक XeO2F करके कुछ मैंने एक स्ट्रक्चर वहां कर रखा है अपने VSCPR वाले लेक्चर में, जहां पे बात करी थी, वहां से आप इसको और समझ लिएगा तो आपको और बड़े से समझ में आ जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फ्लोरीन इस पर जा रहा है एक्सियल पर। अब दोनों चलेगा, अब तीसरे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से नहीं जाएगा। यहाँ पर जो वो लोन पेयर आपने कहाँ बना रखे हैं, इक्वेटोरियल पर बना रखे हैं, और आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल पे कर रखा है, तो दैट इज नॉट, सॉरी एक्सियल पर आपके लोन पेयर है, और इक्वेटोरियल पर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर एक ही बंदा है भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, दैट इज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो हमेशा चाहेगा एक्सियल पर जाना। सो आई होप ये छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आएंगी, बढ़िया से आप स्ट्रक्चर सीख गए होंगे। ClF3 SF6 का मैंने बता ही दिया है, हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, शेप बता दी, ज्योमेट्री भी आप इसकी, अच्छा ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, इसका शेप क्या है सबसे पहले बताओ सर। इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी सर, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। देन इसकी बात करें, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसकी शेप क्या होगी, टी शेप। सिमिलरली SF6 में दोनों चीजें सेम होंगी, आपकी दोनों चीजें ऑक्टाहेड्रल होंगी, शेप भी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन विल बी योर sp3d2, और इसमें क्या है sp3d। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी, आप बिल्कुल एकदम ऑर्बिटल डायग्राम बना के इसको भी कर दीजिएगा। मैं हल्का हल्का सा यार बना ही दूं, चलो Cl का बनाऊं तो आपका होगा 3s2 3p5, 3s2 3p5। तो 3d को मैं जल्दी से ओपन कर दूं, क्योंकि मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं, मुझे 3 बॉन्ड बनाने, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे एक 3d का यूज लेना ही पड़ेगा। तो एक 3d का मैं यूज लूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3p4, दो मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आपके ये सारे बंदे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, दैट इज योर
इसमें, और आप आगे बना दीजिएगा इसमें ऐसे ऐसे। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, sp3d। ठीक है, यही है ना sp3d। हाँ, sp होगा, इसमें आपके जो है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 आपके लोन पेयर हैं, वो भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। सो दैट्स हाउ यू विल डू VSEPR के क्वेश्चंस। आई थिंक स्ट्रक्चर जरूर आएगा कोई ना कोई, और वो जो लेक्चर है ना जरूर देखिएगा, पार्ट 2 है आई थिंक, केमिकल बॉन्डिंग वाला। प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आप चैनल पे, आप तो ज्यादा पुराना चैनल नहीं है, लाइफ साइंस की आपको एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री वाली, उसमें जाके देखिएगा आराम से, आपको जो है वो मिल जाएगा वो लेक्चर। डेप्थ में पढ़िए, मजा आ जाएगा। आप कोई भी, आई डोंट थिंक सो VSEPR का कोई क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे अगर आपने वो लेक्चर देख लिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वही वाली चीज जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम वाले के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करी थी। बस आप जैसे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप आराम से इसको रीड कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन था, जैसे कि पहले क्वेश्चन का सी पार्ट था कि टॉक्सिक इफेक्ट आपको बताने थे मर्करी 2 के, और इसकी टॉक्सिसिटी के रीजन वगैरह लिखने थे। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया। अगर आपके पास बेसिकली नोट्स वगैरह है ना, तो आप मुझे भेज दीजिए, तो एक बार मैं बच्चों को और भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से कर लीजिए, तो बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा। तो ये आपका पहला सवाल था, इस ये रीजन फॉर टॉक्सिसिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएच ग्रुप को कुछ यहाँ पर एस सच रिलेटेड, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रखी है, जैसे कि इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम एक्सपोजर, चिलेशन थेरेपी एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, चिलेशन वाला काफी ज्यादा देखा मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ जिंक, वैसे तो ये कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं, बट हाँ वैल्यूज थोड़ी सी याद नहीं होती कि जिंक क्या होता है भाई। आपके लिवर और बोन्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हो गई, फिर काफी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिंक हमें डाइट में होना चाहिए, काफी डिजीज एंड ऑल एक्सेट्रा। ये सभी चीज आप प्लीज रीड कर लीजिएगा, और आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन वर्किंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप आपको बतानी है, जो आई थिंक काफी बायो वाले बच्चों होंगे उनको तो पता होता है जनरली, क्योंकि वो उसमें पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में, जो क्लास 11th में था, कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है, 3 सोडियम अंदर गए, 2 बाहर आए एक्सेट्रा, ऐसा कुछ होता था। तो वो वहां पर होता है, तो उसको एक बार देख लीजिए। देन आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये आपके मैकेनिज्म आ गए, क्या क्या एग्जैक्टली होता है कि एटीपी हाइड्रोलाइज होती है। देन सोडियम ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम बाइंडिंग एक्सेट्रा, ये आपके सामने। फिर किस लिए यूज होता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेल वॉल्यूम रेगुलेशन, आप देख सकते हैं। देन फाइनली वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल मेटल आयंस इन द बायोसिस्टम, जैसा कि ये देख सकते हैं। फिर आपको ड्रॉ करना है रिस्पॉन्स का, तो यहाँ पे आपके सामने है एसेंशियल क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। फिर ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो भी कुछ अमाउंट में जरूरी होते हैं। नॉन एसेंशियल वो एसेंशियल नहीं है। टॉक्सिक क्या होते हैं भाई, उनको वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे डोज का कर्व आपके सामने है, डोज कॉन्सेंट्रेशन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये है आपका आई थिंक इसका, दैट इज एसेंशियल वाला को। तो कि अगर इनिशियली आपके कम हुए भाई, ये तो बहुत कम है, तो डेथ हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा है तो हाँ भाई थोड़ा सा है, बट अभी स्टिल डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है। देन स्टेट ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाँ यहाँ पे बढ़िया हेल्थी है। ठीक है, देन यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, ये जो है इनिशियली अगेन, ये है थोड़ा सा प्रॉपर कर, और ये आपका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है आपका उसका दूसरे वाले, या तो नॉन एसेंशियल का आप बोल लीजिए, या बेसिकली टॉक्सिक वालों का भी लगभग सेम रहता है, इफ आई रिमेम्बर इट एग्जैक्टली। नॉन या पर टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है ना, उनका भी ऐसा ही कुछ, नॉट, नहीं आई थिंक ये नॉन एसेंशियल का ही होगा, हाँ कांस्टेंट रहता है, हाँ हाँ नॉन एसेंशियल का रहता है बेसिकली, कोई इफेक्ट ऐसा आप देखेंगे नहीं। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कस द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल इन एनर्जी प्रोडक्शन, तो क्लोरोफिल जो है आपका जो है वो देख सकते हैं, इसके बारे में काफी ज्यादा आपको नॉलेज भी होगी, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी एक्सेट्रा। उसमें और भी चीजें काफी होती हैं, वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ की वो एब्सॉर्ब होती है, फिर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपकी पोरफायरिन रिंग आ गई, जहां पर आपका मैग्नीशियम आप सभी की आंखों के सामने होगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ मैग्नीशियम एनर्जी प्रोडक्शन, ह्यूमंस में क्या यूज होता है आप मैग्नीशियम का, तो वो हमारे पास मायोसिन वगैरह जो होते हैं ना, हमारी मसल्स होती हैं, उसमें काफी इसका रोल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली कहना चाहिए बेटर रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होता है। तो जितना मुझे पता है उतना मैं बता पा रहा हूँ, जिस हाँ ये इसमें। बाकी आयरन के बारे में देखें तो आयरन को पता ही है भाई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, इम्यून सिस्टम, ये आयरन के काम होगा। आई होप स्क्रीनशॉट आप लेते हुए जा रहे होंगे, अदरवाइज वरना आपको इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, उस पे क्या बोलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से भी आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं। आयरन की डेफिशिएंसी पढ़ लीजिए, क्या होता है भाई, ये तो बहुत ज्यादा पता ही होता है कि ब्लड लॉस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो गई आयरन की डेफिशिएंसी, या मीनिया बोलते हैं। तो इतना ही था मतलब आज के लेक्चर में। तो ये लास्ट हमारा जो था 6 क्वेश्चन का सी पार्ट आपका हो गया है। आई होप मजा आया होगा। लास्ट वाले यार थोड़ा सा मतलब अगेन मैं आपसे बोलूंगा, थोड़ा सा प्लीज इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, मतलब मेरी भी एक तरीके से आप समझिए मजबूरी टाइप है कि यार नहीं आता, बट मैंने कोशिश करी कि हाँ जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँ, अगर किसी से हेल्प मिल जाती तो मतलब ठीक है, मैं और बेटर कर सकता, बट एनीवेज अकेले ही करना था, तो मतलब जितना हुआ बॉन्डिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से करा है, जो मैक्सिमम आएगा आपका, जो 60-70% आपका पेपर है वो बॉन्डिंग में से आएगा, तो आपका वो प्लीज एकदम तैयार हो जाएगा। और ये थोड़ी बहुत चीजें आप याद भी करेंगे, आपके टीचर्स ने कुछ ना कुछ भेजा हो, तो यार दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए कि आपको लॉन्ग टर्म में दुआएं मिलेंगी। कि ऑनर्स वाले बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि भाई आप लोग
शेयर करिए ताकि आपको दुआएं मिले, कोई आपके दिल से, किसी और के दिल से आपके लिए अच्छी बात निकले कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसका जो ऊपर वाला और ज्यादा भला करे, एक्सेट्रा, ये बात निकले तो लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होगा। भले ही अभी वो बंदा आपसे ज्यादा मार्क्स ले, बट मार्क्स मैटर नहीं करता है। मतलब आपको जे नीट के एग्जाम में सबसे पहले नहीं बैठे हुए, जो आपका कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी देते हुए करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द 2024 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।